हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 24 के पार्ट 2 के बारे में, जो है सेक्शन 315 से लेकर के 315 से लेकर के 327 तक। देखो, इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आप लोग को पहले पार्ट में बताया था, बात होती है जनरल प्रोविजंस की एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो हमारा पिछला वाला सेगमेंट जो था वो सेक्शन 300 से लेकर के सेक्शन 314 तक था, ठीक है। अब जो है हम लोग आए हैं सेक्शन 315 से लेकर के सेक्शन 327 तक। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला जो आपका चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं सेक्शन 321, जिसको आप रिलेट करेंगे सेक्शन 301 से, 302 से, 305 से। अब आप लोग इस पॉइंट पे मुझे कमेंट करके बताइए कि सेक्शन 301, 302 एंड 305 में हमने किस बारे में बात करी थी। जो मैंने एक चार्ट बनवाया था इसका, वो बताना कि किस चीज का चार्ट था। तो सेक्शन 321 कहता है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन का जो विड्रॉल है वो या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा हो सकता है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा हो सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट। कोर्ट का कंसेंट इसमें नेसेसरी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट का कंसेंट जो है वो नेसेसरी रहेगा बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। लेकिन जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से पहले अब विड्रॉल का इफेक्ट क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिस्चार्ज या तो एक्विटल। डिस्चार्ज कब होता है? जब चार्जेस फ्रेम होने से पहले होता है। चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही हम डिस्चार्ज करते हैं। एक्विटल हम तब कहते हैं जब चार्जेस फ्रेम होने के बाद हमने उसको मुक्त कर दिया, यानी कि दोष मुक्त कर दिया, एक्विट कर दिया, उसके ऊपर से सारे चार्जेस जब हटा दिए गए। लेकिन डिस्चार्ज हम किसी पर्सन को तब करते हैं जब हमने चार्जेस उसके ऊपर फ्रेम नहीं किए रहे हो। देखो, विड्रॉल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते इन केसेस में। वो ये केसेस क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट लॉ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के अगेंस्ट है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उसमें विड्रॉल नहीं कर सकते। ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अगर वो जो ऑफेंस है वो इन्वेस्टिगेट किया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस यूनिट से, तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मिस अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भी आप उनकी परमिशन के बिना विड्रॉवल नहीं कर सकते। ऑफेंस कमिटेड बाय पर्सन इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई ऐसा पर्सन है जो सरकारी नौकरी में तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में है, और अगर उस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उसके अगर आपको विड्रॉल करना है तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन यू कैन नॉट डू इट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से केसेस में हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स परमिशन। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 321, जो कि विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। फिर हम आएंगे सेक्शन 316 पे। सेक्शन 316 कहता है नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर। हमने एक्सेप्ट सेक्शन 306 एंड सेक्शन 307 हमने क्या पढ़ा था कि जो है एकम्प्लिस वाला जो सिस्टम था, आपको याद होगा सेक्शन 306 में हमने एकम्प्लिस के बारे में बात करी थी। तो हमने उसमें कहा था कि कोर्ट उसको मीठी गोली देती है कि तुम अगर सब कुछ सच सच बता दो तो तुम्हारे ऊपर जो है तुमको पार्डन ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप कोई भी इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 316 ये कहता है कि आप कोई भी इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकते इस तरीके का। सिर्फ आप सेक्शन 306 और सेक्शन 307 में यूज कर सकते हो कोई भी चीज अगर आपको डिस्क्लोज करानी है तो। उसके अलावा आप कहीं पर भी इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकते हो। तो एक बार हम लोग इसे ये वाला सेक्शन जो है पढ़ ले। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। नो ऑफेंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस no influence to be used to induce disclosure except as provided in sections 306 and 307. No influence by means of any promise or threat or otherwise. किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस हम नहीं करेंगे, कोई थ्रेट नहीं देंगे, और अदरवाइज कोई भी ऐसा मेथड हम नहीं अपनाएंगे जिससे वो डिस्क्लोज करे हमारे इन्फ्लुएंस में आकर के। shall be used to an accused person to induce him to disclose or withhold any matter within his knowledge. मतलब हम नहीं कहेंगे कि तुम इन दोनों सेक्शंस के अलावा हम उसे कहीं पर भी नहीं कहेंगे कि तुम हमें बताओ जो कुछ भी तुम्हारी नॉलेज में है।
अब हम आते हैं सेक्शन 320 पे। सेक्शन 320 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताता है। अब ये जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस वाला खेल है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जो ऐसी स्टेट जुडिशरी में अपेयर कर रहे हैं जिनके में ऑफेंसेस पूछे जाते हैं कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आपको याद करना पड़ सकता है। तो आप अपने जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उसमें देख लें कि प्री में आपसे क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कंपाउंडेबल कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि विक्टिम की कंसेंट से सिर्फ जो है कंपाउंड हो सकते हैं या उसमें कोर्ट की कंसेंट भी चाहिए होती है। तो ये वाले जो ऑफेंसेस हैं 39 ऑफेंसेस, 13 ऑफेंसेस, इनका नाम ऐसे डायरेक्टली जो है पूछा गया है कई बार। मुझे तो लगता है शायद एमपी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है। आप अपनी स्टेट जुडिशरी में देख लें, उसके क्वेश्चंस कलेक्ट कर लें कि क्या आया है या नहीं आया है। अगर आया होगा तो आप लोगों को इसके ऑफेंसेस के नाम याद करने होंगे। अपने आप में ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बन चुका है, रिपीटेड फॉर्म में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में हम थोड़ा बहुत तो ऊपर से जानते होंगे, अगर अंदर की बात हमने नहीं भी पढ़ी होगी, सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि सेक्शन 320 सीआरपीसी में जो है ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शमनीय अपराध होते हैं। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो कि शमनीय होते हैं। कंपाउंड करने का मतलब है वेव ऑफ कर देना, ठीक है, कि उसको जो है जो हमारा अक्यूज्ड पर्सन है उसे सजा ना देना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। देखो दो तरीके के ऑफेंसेस जिनमें बात करी गई है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो विक्टिम की कंसेंट से कंपाउंड किए जा सकते हैं, उसमें 39 ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है। और कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो जिसमें विक्टिम की कंसेंट तो चाहिए चाहिए, साथ साथ कोर्ट की कंसेंट भी चाहिए, जिसमें 13 ऑफेंसेस बताए हुए हैं, ठीक है। अब आओ कि अगर कोई अबेटमेंट या अटेम्प्ट हुआ है सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 आईपीसी। सेक्शन 34 क्या है? कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। तो अगर ऐसा कुछ है, सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। अगर अबेटमेंट या अटेम्प्ट किया है किसी ऑफेंस का तो वो कंपाउंडेबल होता है, ठीक है। फिर आ जाओ सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 को हम लोग एक बार बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 4 कहता है when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is dead। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि ऑफेंस कंपाउंड करने के लिए कॉम्पिटेंट है लेकिन वो पर्सन डेड है, तो कौन करेगा फिर उसकी जगह पर? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो यहाँ पर इस सेक्शन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम किसको समझेंगे? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन सीपीसी में दी हुई है हम उसको समझेंगे। मैंने ये बी वाला क्लॉज आप लोगों को पहले पढ़ा दिया। तो ये तो समझ में आया ना कि अगर जो पर्सन कंपाउंड कर सकता है, अगर वो पर्सन डेड है तो क्या होगा? तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम देंगे कि आप भाई कंपाउंड करें। और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जैसा सीपीसी में बताया गया है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब आओ कि हम लोग क्लॉज ए पढ़ ले। व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है या इडियट है या लुनेटिक है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है और ये कॉम्पिटेंट है कंपाउंड करने के लिए, मतलब वही कंपाउंड करेगा ना जो विक्टिम होगा। अगर ऐसा कोई बंदा है जिसके खिलाफ हुआ है कोई भी ऐसा ऑफेंस, तो उसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट हो सकता है। वो उसको हम कहेंगे कि आप जो पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कंपाउंड करेगा, ठीक है। जो पर्सन कॉम्पिटेंट है कंपाउंड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कंपाउंड करेगा। लेकिन ये होता किससे है? विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट होता है। कोर्ट की कंसेंट, इसमें कोर्ट की परमिशन जो है वो नेसेसरी रहेगी हर केस में। इस वाले केस में जो है कोर्ट की परमिशन हमें नेसेसरी रहेगी। अब देखो सबसेक्शन 5 क्या कहता है। सबसेक्शन 5 कहता है व्हेन द अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल। जब अक्यूज्ड को ट्रायल के लिए कमिट किया गया है और व्हेन ही हैज बीन कन्विक्टेड एंड एन अपील इज पेंडिंग, या फिर जब उसे कन्विक्ट कर लिया गया है लेकिन अपील जो है उसकी पेंडिंग है। नो कॉम्पोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। तो कोई भी किसी भी तरह की कंपाउंडिंग नहीं होगी बिना कोर्ट के कॉन्सेंट के, to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard।
अपील देखो बिना कोर्ट के कंसेंट के नहीं होगा, अपील हियर हो गई, ट्रायल कंप्लीटेड हो गया तो भी, अगर अपील चल रही है वहां पर पेंडिंग है तो किसी भी तरीके की कोई भी कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। सब सेक्शन 6 में कहता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिविजन अंडर सेक्शन 401 may allow any person to compound any offense which such person is competent to compound under this section। तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है अलाउ कर सकता है कंपाउंड करने के लिए जिस पर्सन को, जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है कंपाउंड करने के लिए, ठीक है। फिर आओ कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी अगर ऐसा कुछ सिद्ध हो जाता है कि प्रीवियस कन्विक्शन भी हो चुका है इस पर्सन का इस ऑफेंस को लेकर के, या उसको एनहांस्ड पनिशमेंट मिली है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एनहांस्ड पनिशमेंट के बारे में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सब सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड if the accused is by reason of a previous conviction liable to either to enhanced punishment or to a punishment of a different kind of offense। कोई भी ऐसा ऑफेंस कंपाउंड नहीं किया जाएगा जो कि प्रीवियस कन्विक्शन किसी भी पर्सन का अगर हो चुका है और उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसे एनहांस्ड पनिशमेंट मिल रही है और टू पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सच ऑफेंस, या फिर किसी डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस की पनिशमेंट मिल रही है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा कई बार आया है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमेशा ही एक्विटल होगा, उसको हमेशा ही दोष मुक्त किया जाएगा। डिस्चार्ज कभी भी डिस्चार्ज मत मार्क करके आना, डिस्चार्ज का भी आपको उसमें ऑप्शन दिया जाएगा प्री में, बट आपको डिस्चार्ज मार्क नहीं करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आओ नो ऑफेंस कंपाउंडेड एक्सेप्ट दिस सेक्शन। सब सेक्शन 9 में बताया गया है कि जो हमारे सेक्शन 320 में ऑफेंसेस दिए गए हैं सिर्फ हम उन्हीं को कंपाउंड करेंगे, उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस हैं हम उन्हें कंपाउंड नहीं करेंगे, मतलब दैट ऑफेंसेस आर नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 315 पे। सेक्शन 315 क्या कहता है? अक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। अक्यूज्ड पर्सन को हमने कॉम्पिटेंट विटनेस बना दिया, लेकिन अक्यूज्ड पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस अब परमिशन से होता है, मतलब वो अगर खुद चाहता है तो वो बन सकता है। देखो कॉम्पिटेंट विटनेस ऑफ डिफेंस, भाई अपने डिफेंस का ही वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, अपने लिए तो बोलेगा जो भी बोलेगा, अपने आप को वो जो भी चीजें बोलेगा, जो भी स्टेटमेंट्स देगा वो अपने डिफेंस में देगा। सो ये जो हम विटनेस का जो भी स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं हमेशा ओथ पर लेते हैं, मतलब अक्यूज्ड का जो भी हम स्टेटमेंट लेंगे वो ओथ पर लेंगे। नॉट कॉल्ड इन विटनेस, हम विटनेस को तब तक नहीं बुलाएंगे विदाउट हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। अगर वो खुद रिक्वेस्ट करे राइटिंग में, वही मैं कह रही हूँ कि उसकी परमिशन नेसेसरी है कि क्या वो विटनेस बनना चाहता है, अपने फेवर में कुछ बोलना चाहता है, तो अगर हम उसको विटनेस बना रहे हैं उसके केस का तो उसकी हमें रिक्वेस्ट चाहिए होगी इन राइटिंग। अगर वो कुछ भी एविडेंस नहीं दे पाता है, फेल हो जाता है कोई भी एविडेंस देने में, तो कोई भी कमेंट कोई भी पार्टी नहीं करेगी, दूसरी ऑपोजिट पार्टी कोई कमेंट नहीं करेगी, और ना ही कोर्ट किसी तरीके का कोई कमेंट करेगी उसके ऊपर। कोई भी प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि वो कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है, उसने कोई भी स्टेटमेंट वगैरह दिया, वो मान लो अप्रूव नहीं हो पाया या जो भी हुआ, तो कोर्ट उसके खिलाफ कोई भी प्रिजम्पशन नहीं बनाएगी कि ये इसने ऐसा किया ही होगा, ऐसा कुछ कोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यही हमारे सेक्शन 315 में बताया हुआ है। अब आओ सेक्शन 317 पे। सेक्शन 317 कहता है प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। हम अक्यूज्ड को कोर्ट में नहीं बुला रहे हैं और तब हम अगर कोई इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगी? तो जज या मजिस्ट्रेट जो होते हैं हमारे, वो किसी भी स्टेज पर डिस्पेंस कर सकते हैं अटेंडेंस। किसकी अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकते हैं? अक्यूज्ड की अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम मत आया करो कोर्ट में, तुम परेशानी करते हो और तुम्हारा कोई काम नहीं है। इन सारे ग्राउंड्स पे हो सकती है। क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? जब पर्सनल अटेंडेंस रिक्वायर्ड ना हो, भाई तुम्हारा प्लीडर आ रहा है काफी है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अक्यूज्ड प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है। इफ यू आर डिस्टर्बिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, डोंट वेस्ट कोर्ट्स टाइम, यू डोंट हैव टू कम। तो जज या मजिस्ट्रेट ऐसे कह के उसको भगा देंगे वहां से। अक्यूज्ड जो है अगर अक्यूज्ड रिप्रेजेंटेड है बाय प्लीडर, अगर उसका प्लीडर आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उसको आने की। तो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पर जो है अगर वो नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्पेंस कर देंगे, जज या मजिस्ट्रेट डिस्पेंस कर देंगे उसकी अटेंडेंस। सेक्शन 318 क्या बताता है? सेक्शन 318 कहता है प्रोसीजर व्हेन
अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स। क्या प्रोसीजर होगा जब अक्यूज्ड को प्रोसीडिंग ही नहीं समझ में आ रही, क्या प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है कि क्या लैंग्वेज है, क्या किस तरीके से हम क्यों मुझे यहाँ पर लाया गया है, क्या बात चल रही है जज और वकील साहब के बीच में, क्या सारी बातें हो रही हैं। और अगर कहते हैं कि कोर्ट जो है अपना प्रोसीड करता रहेगा, लेकिन अगर वो कन्विक्ट कर दिया गया और उसको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा है, तो हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे हाई कोर्ट के पास, फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। तो सेक्शन 318 एक बार हम लोग पढ़ ले। इफ द अक्यूज्ड दो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, यहाँ पर जो अक्यूज्ड है ये बात ध्यान रखना, वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, cannot be made to understand the proceedings, वो प्रोसीडिंग को समझ नहीं पा रहा है, मे बी वो लैंग्वेज की वजह से, हो सकता है कि वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता हो और जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट की लैंग्वेज कुछ दूसरी हो। तो अगर ऐसे में उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है तो क्या होगा, अदर देन अ हाई कोर्ट, if such proceedings result in conviction, the proceedings shall be forwarded to the high court। देखो यहाँ पर other than high court क्यों लिखा है, इसकी जो proceedings चल रही है लोअर कोर्ट में चल रही हैं। अगर हाई कोर्ट में नहीं चल रही है, लोअर कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या होगा, अगर इसको कन्विक्ट कर दिया गया तो फॉरवर्ड कर देंगे हाई कोर्ट के पास विद रिपोर्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस के सर्कमस्टांसेस की रिपोर्ट के साथ। द हाई कोर्ट शैल देयर ऑन सच पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, तो हाई कोर्ट जो है वो उस हिसाब से अपना ऑर्डर पास करेंगे जो उन्हें सही लगता है। अब देखो प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है सेक्शन 322 से लेकर के सेक्शन 326 तक। क्या बताया प्रोसीजर के बारे में, देखो सेक्शन 322 में बताया है, इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे भी साथ में, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट पेज। सेक्शन 322 में बताया प्रोसीजर इन केसेस विच मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। जब मैजिस्ट्रेट डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते कोई केस, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, या फिर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज ट्राइड और इट इज कमिटेड टू एनी अदर मैजिस्ट्रेट, या फिर वो सीजेएम ही ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, स्टे लगा देंगे, वो स्टे लगा देंगे और सबमिट कर देंगे वो प्रोसीडिंग्स किसको, सीजेएम को या अदर मैजिस्ट्रेट को। तो पढ़ लेते हैं एक बार। If in the course of any inquiry into an offence or a trial before a magistrate in any district, the evidence appears to him to warrant a presumption that he has no jurisdiction to try the case or commit it to trial, or that the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district, उनके पास jurisdiction नहीं है, या फिर कोई ऐसा केस है जो कि ट्राई किया जाना चाहिए या कमिट किया जाना चाहिए किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को, और that the case should be tried by the CJM, और या फिर वो जो केस है वो CJM के द्वारा ट्राई कर देना चाहिए, ट्राई किया जाना चाहिए। So he shall stay the proceedings, तो वो proceedings पे stay लगा देंगे and submit the case with a brief report explaining its nature to the chief judicial magistrate। किसको सबमिट करेंगे, CJM को सबमिट करेंगे, क्या बताते हुए, कुछ एक ब्रीफ से रिपोर्ट जो है एक्सप्लेन करने के लिए केस का नेचर, और टू सच अदर मैजिस्ट्रेट, या फिर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को भी हैविंग जुरिसडिक्शन एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो है जब दूसरे मैजिस्ट्रेट को कर रहे हैं तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमारे डायरेक्ट करेंगे कि किसके पास जाएगा ये केस। ओके, नाउ Section 323 talks about procedure when, after commencement of inquiry or trial, magistrate finds case should be committed। अगर इंक्वायरी और ट्रायल होने के बाद, शुरू होने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो ये जो प्रोसीडिंग्स है या ये जो इंक्वायरी या ट्रायल है, केस को कमिट कर देना चाहिए, उन्हें जो है इंक्वायरी या ट्रायल कमेंस होने के बाद ये बात समझ में आती है कि हमें केस को जो है वो कमिट कर देना है, तो क्या होगा, वो जो है कमिट करेंगे आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर साइनिंग द जजमेंट। जजमेंट साइन करने से पहले किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेज पर वो कमिट कर देंगे, विच इज, अगर ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कमिट टू कोर्ट ऑफ सेशन प्लस सेक्शन 18 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई गेस यहाँ पर चैप्टर 18 होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर 18 होगा, सेक्शन 18 नहीं होगा। ठीक है, तो चैप्टर 18 जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं।
If in any inquiry into an offence or a trial before a magistrate, it appears to him at any stage of proceedings, किसी भी proceedings की stage पर, before signing a judgment of the case, judgment sign करने से पहले, in which ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court. अगर उन्हें लग रहा है कि ट्रायबल है by court of session, तो उन्हीं कोर्ट को कमिट कर देंगे under the provisions herein before contained, and thereupon the provisions of chapter 18 shall apply to the commitment so made. अगर कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन को, तो चैप्टर 18 जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ सेक्शन 324 पे। सेक्शन 324 कहता है ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी। हम एक ऐसे पर्सन का कन्विक्शन कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है, कौन से ऑफेंसेस के लिए? कॉइनेज के लिए, स्टैम्प लॉ के लिए या प्रॉपर्टी लॉ के लिए, ठीक है। और इसमें जो है उनकी पनिशमेंट दे रखी है 3 साल से ऊपर की, ठीक है, या तो 3 साल है या तो 3 साल के ऊपर की पनिशमेंट है। तो पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग इसे भी। सबसेक्शन 1 says where a person having been convicted of an offense punishable under chapter of IPC with imprisonment for a term of 3 years or upwards, imprisonment कितना है? पनिशमेंट हमारी 3 साल है या 3 साल से ज्यादा है, is again accused of any offense punishable under either those chapters, उन दोनों चैप्टर्स में फिर से उसको कन्विक्शन उसका हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा? and the magistrate before whom the case is pending, और जिन magistrate के पास केस पेंडिंग है, satisfied that there is a ground for presuming that such person has committed an offense, और magistrate को ऐसा लग रहा है, presume वो ऐसा कर सकते हैं कि इस person ने offense commit किया है। He shall be sent for trial to the chief judicial magistrate, तो उसको किसके पास भेज देंगे ट्रायल के लिए? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे और केस को कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन को। Unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted। वो ये वाला प्रोसीजर कब करेंगे? जब उन्हें ऐसा लगे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है ट्राई करने के लिए या फिर वो एडिक्वेट सेंटेंस पास नहीं कर सकते। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए और वो एडिक्वेट सेंटेंस, सही सेंटेंस वो पास कर सकते हैं, तो वो ये वाला जो सिस्टम है, ये जो ट्रायल सीजीएम कंडक्ट करेंगे या कमिट हो जाएगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसा खेल नहीं खेला जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्पिटेंट है, ही कैन ट्राई द केस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 324। फिर आओ सेक्शन 325 पे। सेक्शन 325 क्या कहता है? सेक्शन 325 टॉक्स अबाउट मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सफिशिएंट सेंटेंस। किसी केस में अगर ऐसा लग रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है सफिशिएंट सेंटेंस पास नहीं कर सकते, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे वो केस सीजीएम को, ठीक है। किसको फॉरवर्ड कर देंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। 1 और मोर अक्यूज अगर है, एक या एक से ज्यादा अक्यूज है, तो सारे ही अक्यूज को फॉरवर्ड किया जाएगा उनके पास। और सीजीएम जो है, सीजीएम के पास पावर है कि वो रिकॉल कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं, शैल पास जजमेंट और सेंटेंस और ऑर्डर। अब आओ सेक्शन 326 पे। सेक्शन 326 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगी, और थोड़ा सा लंबा भी है, लेकिन इसको देखकर, लंबा है इस वजह से देख करके डरना नहीं है, बहुत इजी है। पढ़ते हैं। कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर। देखो कभी कभी ऐसा हुआ ना कि एक जो है जजेस का रोस्टर जब चेंज होता है, या हम कहें कि एक ऑफिस जो है जज का वेकेंट हो गया, उनके जगह पर कोई और आए और केस अभी भी किसी का पेंडिंग चल रहा था, तो अब तो जो मैजिस्ट्रेट, जो हमारे दूसरे मैजिस्ट्रेट आए हैं, वो केस को देखेंगे ना, वो केस को ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि कन्विक्शन जो है, एविडेंस जो है रिकॉर्ड किया गया एक जज और मैजिस्ट्रेट से पहले, और फिर उसके बाद जब उनका ट्रांसफर हो गया तो दूसरे जज या मैजिस्ट्रेट, क्योंकि ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे जजेस के, तो पहले किसी एक जज या मैजिस्ट्रेट ने किया, फिर किसी दूसरे जज या मैजिस्ट्रेट ने किया। तो जज जो है, जज में एक्ट ऑन एविडेंस, फर्दर अगर एग्जामिनेशन उनको चाहिए, जो हमारे अब जो नए वाले जज आए हैं, वो फर्दर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रीसमन कर सकते हैं किसी को भी वो चाहे तो। फॉर्मर जज का अगर ज्यूरिसडिक्शन है, फॉर्मर जज का इस वाले केस में ज्यूरिसडिक्शन है वो सीज हो जाता है। अब ऑब्वियसली अगर वो कोर्ट छोड़ करके, अपना कोर्ट छोड़ करके कहीं और उनका ट्रांसफर हो गया है, तो वो तो सीज ही हो जाएगा ना उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है ये अप्लाई नहीं करता है समरी ट्रायल पर,
या फिर जब प्रोसीडिंग स्टेड करी गई हैं, प्रोसीडिंग को रोका गया अंडर सेक्शन 322 या प्रोसीडिंग सबमिट करी गई है टू सुपीरियर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा बहुत कुछ पढ़ने वाला है नहीं, ये पूरा आपका इसी में खत्म हो गया। जो भी आपका ये सेक्शन 326 में जितने सब सेक्शंस दिए हुए हैं वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पढ़ने में। अब सेक्शन 327 क्या कहता है? सेक्शन 327 कहता है कोर्ट जो है वो ओपन रहेगा। आपने देखा होगा जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही होती है तो पब्लिक को एक्सेस दे दिया जाता है कि आप आए और एज एन ऑडियंस कोर्ट में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर जज या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा केस है, या मान लो रेप का कोई केस है, कोई इस तरीके का बहुत ही ग्रीवियस वाला ऑफेंस कमिट हुआ है और हमको पब्लिक को एक्सेस नहीं देना है, तो वो ऑर्डर पास करेंगे कि किसी भी पब्लिक को हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं, दे कैन नॉट कम इनसाइड द कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट जो है हम मानते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जो है मानते हैं कि वो एक ओपन कोर्ट होता है, ठीक है, और पब्लिक की एक्सेस होती है उनके पास, ठीक है। जज या मजिस्ट्रेट अगर चाहें कि एक्सेस नहीं देना चाहते तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है तो इंक्वायरी या ट्रायल इन कैमरा होगी हमेशा। शैल है, यहाँ पर शैल वर्ड यूज किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है प्री में कि इंक्वायरी या ट्रायल जब रेप का होता है तो किस तरीके से किया जाता है, तो हमेशा ही इन कैमरा होगी। और अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर हम करवा पा रहे हैं तो जज या मजिस्ट्रेट जो है वो वुमेन होगी, ठीक। जज या मजिस्ट्रेट जो है अलाउ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बिल्डिंग में रहने के लिए। देखो क्योंकि इन कैमरा होती है रेप की जो ट्रायल वगैरह होती है वो इन कैमरा होती है, तो यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि विक्टिम इमोशनली वीक पड़ जाए, ये जो भी सारी चीजें, तो इसलिए पर्टिकुलर पर्सन जो भी उसका गार्डियन वगैरह है उसको बिल्डिंग में रहने की परमिशन जज या मजिस्ट्रेट दे देते हैं। फिर कोई भी पब्लिशिंग या प्रिंटिंग नहीं करी जाएगी प्रोसीडिंग की एक्सेप्ट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। प्रीवियस परमिशन जो है कोर्ट की हमें लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर पे कुछ भी छाप रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी पब्लिशिंग नहीं होती है, बैन लगा दिया जाता है प्रिंटिंग या पब्लिशिंग पे। अगर रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है तो इट मे बी लिफ्टेड सब्जेक्ट टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नेम एड्रेस ऑफ द पार्टीज। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट रखने के लिए कि क्या नाम है, क्या एड्रेस है, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, नाउ सेक्शन 319, सेक्शन 319 says power to proceed against other persons appearing to be guilty of the offense। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 319 कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है किसी दूसरे पर्सन के, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन इसमें जो है वो अक्यूज नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन है जो कि गिल्टी है उस ऑफेंस को लेकर के, तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट इंक्वायरी मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। और पर्सन अगर अटेंड नहीं कर रहा है कोर्ट तो उसको कहेंगे कि आप, या तो पुलिस को बोलेंगे कि आप अरेस्ट करके लाए, या तो उसको समन भेजेंगे, उसको कहेंगे कि आप आइए और अपेयर हुई। अगर वो अपेयर हो गया और अगर मजिस्ट्रेट को तब भी ऐसा लग रहा है उसके अपेयर होने के बाद भी, सारी बातें सुनने के बाद भी, कि ये बंदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो डिटेन कर लेंगे कस्टडी में। लेकिन यहाँ पर मे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो देखेंगे कि क्या उसको डिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर कहता है व्हेन कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट सच पर्सन, अगर कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट अगर प्रोसीड कर रहा है तो शैल, यहाँ पर देखो दो बातें हैं, शैल भी दिया हुआ है, मे भी दिया हुआ है। शैल में क्लॉज ए में बताया कि प्रोसीडिंग जो है जैसे फ्रेश प्रोसीडिंग होती है, एकदम फ्रेश प्रोसीडिंग्स जो है वो कमेंस करी जाएंगी, प्लस विटनेस को रिहर्ड किया जाएगा, दोबारा सुना जाएगा। तो ये हमारे तो शैल में आ गया। मे में क्या बताया? प्रोसीड एज इफ पर्सन हैज बीन अक्यूज्ड प्रीवियसली व्हेन कोर्ट टुक कॉग्निजेंस। और कोर्ट अगर चाहे तो उनके डिस्क्रिप्शन पर है ऐसे भी प्रोसीड कर सकती है जैसे उसको प्रीवियसली अक्यूज कर दिया था हमने, जब हमने कॉग्निजेंस लिया था उसी वक्त हमने उसको अक्यूज मान लिया था। तो ये दो तरीके से चीजें हो सकती है, ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। अब ये हमारा जो है सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर की क्लास और बची है, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है
अंडर सेक्शन 319 अ पर्सन में बी एडेड एज एन एडिशनल अक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पर हम ऐड कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय द प्रोसिक्यूशन, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एविडेंस अड्यूस्ड इन द केस, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। अब आप थोड़ा खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि प्रोसिक्यूशन ने जो डॉक्यूमेंट दिया उस पर कोर्ट रिलाई नहीं करेगी, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दिया उसमें भी कोर्ट जो है इतना रिलाई नहीं करेगी। जो एविडेंस आए हैं केस में उस पे कोर्ट जो है प्रूफ, हमेशा ही कोर्ट जो है प्रूफ पर चलती है, क्या आपके पास साक्ष्य क्या है किसी बात को लेकर के। तो हमेशा ही हम एविडेंस को देखेंगे कि क्या एविडेंस आए हैं इस केस में। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 शैल हैव इफेक्ट ऑफ, ये मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 शैल हैव द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है। कन्विक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा, एक्विटल होगा या फिनिश द केस। हम एक्विटल करेंगे जब भी हम ऑफेंस को कंपाउंड कर रहे हैं, कोई भी शवनीय अपराध अगर है तो हम उसका एक्विटल करेंगे, दोष मुक्त करेंगे अक्यूज्ड को। विच वन ऑफ द सेक्शंस डील्स विद द कंपाउंडेबल ऑफेंस, कौन से हम सेक्शन को डील करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस? सेक्शन 320 सीआरपीसी। If the person who is competent to compound offense is dead, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट है ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए लेकिन वो पर्सन डेड है, उसकी मृत्यु हो गई, द कंपाउंडिंग कैन नॉट बी डन, कैन बी डन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कैन बी डन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और नन ऑफ द अबव। हम कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कर सकते हैं, आपको याद हो तो हमने यहाँ पर बताया था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा? सीपीसी का, लेकिन कोर्ट की परमिशन हमें चाहिए होगी, विदाउट कोर्ट परमिशन नहीं हो सकता। ध्यान से लगाना, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ विदाउट लिखा है या विद लिखा हुआ है। Then offenses in which a compromise can be aimed between the parties, देख रहे हो कंपाउंडेबल ऑफेंस का कितनी बार जो है किस डिफरेंट तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जब हम कॉम्प्रोमाइज कराते हैं दोनों पार्टीज के बीच में तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में ही हो सकता है। Who can withdraw a case from the prosecution under section 321? कौन विड्रॉ कर सकता है? So the state government, public prosecutor in charge of a case with the permission of the court, public prosecution in charge of a case even without the permission of the court, और district magistrate। तो हमने पढ़ा था कि public prosecutor, हमने इसको कहाँ पर पढ़ा था? हमने सबसे पहला section 321 पढ़ा था, हमने जो है सबसे पहला सेक्शन जो है 321 पढ़ा था। देखो कॉन्सेंट ऑफ द कोर्ट, यही मैंने आपको हाईलाइट किया था, बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसको याद रखना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कॉन्सेंट हमें चाहिए ही चाहिए हर मामले में, कहीं कहीं नहीं भी चाहिए लेकिन हमें मोस्टली जो है कोर्ट कॉन्सेंट चाहिए होती है। अंडर सीआरपीसी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर केस रिलेटेड टू रेप? द नेम ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज not stated in the judgment. The trial shall be conducted in camera or the trial shall be conducted as far as practicable by a women judge। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर D point भी था, all of the above। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट सही हैं कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का नेम जो है वो स्टेट नहीं किया जाता है, ट्रायल हमेशा इन कैमरा कंडक्ट करी जाती है और अगर प्रैक्टिकेबल जहां तक हो सकता है विमेन जज ही होंगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। एट ट्रायल इट अपेयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द केस बी ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन इन विच सेक्शंस ऑफ द कोड ही शैल कमिट द केस। कौन से सेक्शन में जो है वो कोर्ट को केस को कमिट करेंगे? तो सेक्शन 325 से, एक मिनट, हम लोगों ने इसको कहां पढ़ा था? कौन से केस में, कौन से सेक्शन में वो जो है केस को कमिट कर रहे थे? I guess सेक्शन 323 सीआरपीसी। हाँ, सेक्शन 323 सीआरपीसी में वो केस को यहाँ पर कमिट कर रहे थे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। तो इसका जो सही आंसर है वो सेक्शन 323 सीआरपीसी। फिर इसके बाद विच प्रोविजन पोस्टुलेट्स दैट द क्रिमिनल कोर्ट्स वुड बी ओपन टू विच पब्लिक वुड जनरली हैव एक्सेस सेव इन एक्सेप्शनल केसेस। पब्लिक का एक्सेस हम कौन से सेक्शन में दे रहे हैं? कोर्ट ओपन का कौन से सेक्शन में दे रहे हैं? सेक्शन 327 सीआरपीसी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।